मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से आपके अपने लोकप्रिय चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पे स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि इस सामाजिक विज्ञान की यात्रा में मैं भूगोल को लेके अपनी यात्रा प्रारंभ किया हूँ और इसी यात्रा में पहला जो इससे पहले वीडियो आया उसमें मैंने भूगोल का परिचय दिया, उसकी शाखाओं के बारे में बताया और आप लोगों के सुझाव भी मैंने मांगे थे, जो कि आप लोग का बहुत स्नेह मिला, बहुत प्रेम मिला और वो प्रेम और वो स्नेह मुझे एक नई ऊर्जा के साथ एक नए कक्षा में आपके सामने वीडियो देने का कार्य कर रहा है। और उसी क्रम में भूगोल के क्रम में आज का जो विषय है वो भौतिक भूगोल, यानी कि जो मैंने 3 शाखाएं आपको बताई थी, प्राकृतिक भूगोल, उसी को भौतिक भूगोल के बारे में हम पढ़ते हैं और मानव भूगोल और जीव भूगोल। तो आज प्राकृतिक भूगोल यानी भौतिक भूगोल का पहला टॉपिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हम इस टॉपिक का प्रारंभ करेंगे और आगे फिर गैलेक्सी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, फिर पृथ्वी में आएंगे और फिर उसका क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि भौतिक भूगोल और उसकी फिजिकल ज्योग्राफी की एक शाखा है और एक पार्ट है ज्योग्राफी का, तो उसी के बारे में हम कुछ जानेंगे। बहुत से रोचक तथ्य भी आपको मिलेंगे आज, जो कि पहले आपने शायद कहीं सुना नहीं होगा। तो आइए हम भौतिक भूगोल को लेकर अपनी कक्षाएं प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप देख रहे हैं मेरे बोर्ड पे कि भूगोल जिस प्रकार ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई, उसी प्रकार भूगोल शब्द की उत्पत्ति हमारे भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने दी। भूगोल यानी भू यानी लैंड एंड गोल यानी कि पृथ्वी गोल है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी को चपटा माना। चपटा यानी कि दोनों पोलों से पृथ्वी चपटी हुई है और उसके जो और भाग हैं वो गोलाकार है, इस प्रकार से। जैसे इस प्रकार माना, लेकिन इसमें भी बहुत से मतभेद हैं, क्योंकि पृथ्वी कहीं कहीं पृथ्वी को हम ज्योइड शेप कहते हैं। ज्योइड का मतलब लब्धवाकार शेप की भी पृथ्वी को माना जाता है। तो उसी क्रम में भौतिक भूगोल को भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल हिंदी में उसका रूपांतरण करके दिया। उसी क्रम में आगे हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे भौतिक भूगोल पे आते हैं। तो भौतिक भूगोल को एक बहुत ही बड़े भूगोलवेत्ता थे फिलिप साहब ने कहा कि ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति ही भौतिक भूगोल की उत्पत्ति है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति से ही भौतिक भूगोल का जन्म होता है। तो फिलिप साहब ने इसकी ये बात कही और उसके आगे हम देखते हैं कि जो भी भौतिक भूगोल यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पृथ्वी की उत्पत्ति से भौतिक भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है और मानव भूगोल की उत्पत्ति मानव के जन्म से मानी जाती है। यानी कि मानव का जन्म कब हुआ, मानव कैसे इस पृथ्वी पे आया, कैसे एक धरा पे आया, उससे मानव भूगोल की बात में हम आगे करते हैं। तो भौतिक भूगोल के बारे में थोड़ा सा आपको और एक फिलिप साहब ने एक और परिकल्पना दी अपनी कि भौतिक भूगोल यानी कि एक बृहद रूप है और वृक्ष नुमा संरचना उसकी शाखाओं में, जिसमें मानव भूगोल आता है, उसकी शाखाओं में उन्होंने कहा कि भौतिक भूगोल एक बृहद रूप है और उसमें निकली हुई शाखा ही मानव भूगोल है। तो इस क्रम में हम आगे देखते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बहुत से भूगोलवेत्ताओं और दार्शनिकों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी, अपने अपने मत दिए, क्योंकि कुछ सवाल हैं जो सवाल ही रह गए ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, क्योंकि ब्रह्मांड का ना आदि है ना अंत है, ब्रह्मांड अनंत है। तो इस परिकल्पना में जो हम परिकल्पना के बारे में आज चर्चा करेंगे वो परिकल्पना है बिग बैंग सिद्धांत, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। उससे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले स्टीफन हॉकिंग साहब थे, जो बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि ये सब परिकल्पनाएं हैं, ये कहाँ आदि कहाँ अंत, इसका किसी को पता नहीं, क्योंकि अभी तक इतने अध्ययनों के बाद भी अभी तक ये नहीं समझ पाया है, या फिर भूगोल या फिर विज्ञान फिजिक्स ये नहीं समझ पाया है कि बिग बैंग यानी कि जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ
वो कहाँ हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि ये घटना आज की नहीं है, ये घटना 13.7 अरब वर्ष की घटना है, जो कि वो उस घटना के समय क्या स्थिति थी और आज वर्तमान ब्रह्मांड और अंतरिक्ष की क्या स्थिति है, इसके बारे में उस घटना के जो भी विस्फोट के बाद जो भी साक्ष्य थे उसके, उसी से हम आज के अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का आकलन करते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग साहब ने एक सिद्धांत बताया था, सिद्धांत दिया था, जो कि एक संकुचन का सिद्धांत दिया था, यानी कोई भी कई पिंड एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और फिर टूट रहे हैं, यानी कि सिकुड़ रहे हैं फिर फैल रहे हैं। ये सिद्धांत हॉकिंग साहब ने दिया। तो इसी से ये सिद्ध किया उन्होंने कि क्या आदि क्या अंत, यानी कि उन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी का खंडन किया, लेकिन इसकी प्रामाणिकता हमें मिलती है, हमें थोड़ा सा भौतिक विज्ञान से इसकी प्रामाणिकता बाद में चल के आधुनिक भूगोल में मिलती है। और एक बात मैं बताना चाहूँ, आधुनिक भूगोल की बात आ गई तो आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट साहब को माना जाता है। और हम्बोल्ट साहब वही हैं जो एक बहुत ही बड़े भूगोलवेत्ता थे, और उनके नाम पे एक जलधारा भी है, जो हम आगे आपको साउथ अमेरिका के बारे में जब पढ़ाएंगे तो पेरू के तट पे एक जलधारा बहती है जो अल नीनो ला नीनो को प्रभावित करती है। तो हम्बोल्ट साहब थे और आधुनिक भूगोल के जनक, और जेम्स रेनेल साहब थे भारतीय भूगोल के जनक। तो इन तथ्यों को, ये सब तथ्यात्मक सवालें हैं जिनको आप कहीं नोट करते रहिएगा। और भूगोल, देखिए भूगोल एक विषय वस्तु के रूप में बहुत ही रोचक है, इसको पढ़ना समझना बहुत ही रोचक है। कोई भी विषय आसान और कठिन नहीं होता, उसको समझना, उसमें रुचि लाना ही उस विषय को आसान और कठिन बनाता है। तो इसी क्रम में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे पहले देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी थी क्या। बेल्जियम के एक पादरी, जो कि एक चर्च के पादरी थे, जॉर्ज लेमेंटेयर, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, अपने मस्तिष्क की उपज में इस सिद्धांत को बताया कि बिग बैंग था क्या। एकांकी बिग बैंग, यानी कि उन्होंने बताया कि एक बिंदु पे, एक कोई बिंदु थी, एक कोई जगह थी जहां पे उसको एकक नाम दिया गया, जिसको सिंगुलरिटी भी कहते हैं। तो उसका नाम सिंगुलरिटी और एकक आप ध्यान रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक बिंदु पे जहां की उच्च ताप, उसके द्रव्यमान और उसके ताप और दाब के कारण वहां एक विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई अलग अलग पिंडों में। और एक रोचक तथ्य, वो विस्फोट इतना जबरदस्त था, वो धमाका इतना जबरदस्त था कि 1.43 सेकेंड में ये जो वर्तमान ब्रह्मांड आप देख रहे हैं उसकी उत्पत्ति हो गई। 1.43 सेकेंड। सोचिए उसका आकलन, हमारे भौतिक विदों के पास तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो उस गति का आकलन कर सके। हम तो लाइट की गति को ही सबसे उच्च गति मानते हैं, जो कि 9.6 इंटू 10⁻12 किलोमीटर की स्पीड से अगर 1 ईयर कोई लाइट चले तो उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जब महाविस्फोट हुआ, यानी कि एक पिंड था, पिंड टूटा, उसमें विस्फोट हुआ, एक पिंड अलग अलग गए, ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो एक दूसरे से आकर्षित हुए, और एक बृहद ब्रह्मांड की जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आकाशगंगा, इसके बारे में भी अगली कक्षाओं में मैं आकाशगंगा की उत्पत्ति, उसके बाद सौरमंडल की उत्पत्ति लेके आऊंगा। ये देख रहे हैं आकाशगंगा, और इसके बीच में देख रहे हैं ये खाली जगह। वैसे ही ये विस्तारित होता गया, अब विस्तारित होता गया। ऐसे आप देखिए, मैं एक छोटा सा आपको एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, आप करके देखिएगा। एक गुब्बारा लीजिए, उस गुब्बारे को फुलाने से पहले उस पर पेन से या मार्कर से बिंदु बिंदु नुमा संरचना बनाइए और उसको फिर फुलाइए। जिस प्रकार एक बिंदु दूसरे बिंदु से दूर जा रही है, उसी प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ये बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटेयर साहब ने, क्योंकि ये प्रमाणिक होता है कि ये सिद्धांत बाद में चल के, खैर ये कल्पना ही है, उतना प्रमाणित नहीं, लेकिन कुछ हद तक प्रमाणित है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश और ध्वनि की तरंगों से ही इसका आकलन किया गया है। तो और एक रोचक बात आपको बता दें कि जब ये बिग बैंग, जब ये घटना हुई, उसके 1.43 सेकंड बाद तो हमारा वर्तमान का अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। लेकिन ठीक 3 मिनट बाद
इस ब्रह्मांड में पहला अणु यानी कि एटम जो आज भौतिकविद इसी का अध्ययन करके आज भौतिकी के बड़े बड़े कारनामे करते हैं। एटम पहले अणु का निर्माण ठीक 3 मिनट बाद हुआ। सोचिए वो कल्पनाओं से परे है, मनुष्य की कल्पनाओं से परे है। जो विस्फोट हुआ, जिस प्रकार से वो फैलाव हुआ, वो कल्पनाओं से परे है। और एक चीज है कि एक बात है कि ये अनंत है, अनवरत फैल रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि फैल कहाँ रहा है? तो फैल ये भी बड़े ब्रह्मांड में फैल रहा है। ये वही जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैलून को लीजिए और उसको फुलाइए, और ये अनवरत फैल रहा है और आज भी फैल रहा है। और हम अपनी स्थिति अगर देखें, हमारा सौर मंडल कहाँ है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो देखेंगे कि ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है। कल्पना है, ये है तो नहीं ऐसा ब्रह्मांड, क्योंकि हमारा मनुष्य का मस्तिष्क उतना अभी ये ब्रह्मांड है। ये आप छोटी सी बिंदी देख रहे हैं, छोटी सी बिंदी, इससे भी कई गुना कम हमारे सौर मंडल का भाग है। यानी कि हमारा सौर मंडल, यानी कि सूर्य और 8 ग्रह मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसके बारे में भी मैं गैलेक्सी के बाद बताऊंगा कि गैलेक्सी के बाद सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, नेबुला परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना के इसके बाद कक्षाएं जो आएंगी उसमें मैं आप तक लेके आऊंगा। इसी क्रम में हम देखते हैं कि इस बिग बैंग थ्योरी की उत्पत्ति हुई, उसी में एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन साहब, जो कि भूगोल में थे। देखिए, मैंने आपको पहले ही कक्षा में बताया था कि भूगोल एक सेंटर पॉइंट है सारे विषयों का। आप भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको इसमें सारे विषयों की थोड़े थोड़े पार्ट और थोड़ी थोड़ी जानकारियों को लेके और भूगोल में से ही लेके कुछ विषय का निर्माण हुआ। मैं विज्ञान पे निर्माण तो नहीं, लेकिन बहुत से भौतिकविद अपने आप को कहते हैं कि नहीं विज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, विज्ञान सब कुछ नहीं। अभी आप ध्वनि और प्रकाश की तरंगे और बाद में चल के एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि न्यूटन साहब ने दिया, वो उसको देके आप समझेंगे कि पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन कर लिया, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नामुमकिन है। अब आगे देखिए कि क्या होता है। और एक रोचक चीज हम आपको बता दें कि ये जो विस्फोट हुआ, तो विस्फोट में जो भी आज आप ब्रह्मांड देखते हैं, जो आपकी स्मृति में है, जो आपके समझ में है, जो आपके सोच में है, वो ब्रह्मांड के कल्पना है। ब्रह्मांड कल्पनाओं में बताया गया है बिग बैंग में कि वो ब्रह्मांड के, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो आप देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो केवल 4% भाग है। अब आप कहेंगे 96% भाग कहाँ गया? तो 96% जो भाग है वो डार्क मैटर है। डार्क मैटर यानी कि ये गैलेक्सी के बीच में जो आप ये संरचना देख रहे हैं, ये डार्क मैटर है, जिसको ना आज तक समझ पाया है वैज्ञानिक, और ना ही मुझे लगता है कि आगे भी, क्योंकि उसमें कई तरंगे हो सकती है। उसमें भी देखिए 96 में 73% पदार्थ के रूप में है और 23% ऊर्जा, एनर्जी के रूप में है। एनर्जी की बात आई तो हो सकता है कि उसमें और भी एनर्जी हो। कुछ भौतिकविद कहते हैं हो सकता है कि जो आज हम निर्जीव देख रहे हैं वो सजीव हो, वो किसी और तरंगों में अपनी बातें करता हो, जिसको हमारा विज्ञान या फिर हमारी मनोस्मृति वहां तक पहुंच नहीं पाई हो। तो उसी तरह विज्ञान भूगोल के इस सिद्धांत का, और इस सिद्धांत का तो खैर ये कल्पना है और इसको प्रमाणित किया गया थोड़ा बहुत आइंस्टीन साहब ने, क्योंकि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकाश और ध्वनि तरंगों के आकलन से ही, उसी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। तो थोड़ा बहुत इसको अगर विज्ञान से जोड़ के हम देखें तो इसकी प्रामाणिकता मिलती है। एक महोदय थे डॉपलर महोदय। डॉपलर प्रभाव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जैसा कि कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये आकलन करते कैसे हैं। आपने बता दिया कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये घटना हुई, आज ये हुआ, वो ये आकलन कैसे करते हैं। तो डॉपलर महोदय ने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को रेड शिफ्ट और वॉयलेट शिफ्ट, यानी कि जो हमारे विबग्योर में 7 रंग आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रकीर्ण और सबसे कम वाले को लेके एक सिद्धांत प्रतिपादित किया डॉपलर महोदय ने।
उन्होंने बताया कि ग्राही यानी कि श्रोता से जो प्रकाश की तरंगे है, यानी कि कोई भी पिंड जो प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है वो श्रोता से दूर जा रहा है तो वो रेड शिफ्ट की तरफ जा रहा है, और वो अगर श्रोता के करीब आ रहा है तो वॉयलेट शिफ्ट की तरफ जा रहा है। ये डॉप्लर महोदय ने बताया। तो इससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसके बारे में हम थोड़ी बहुत इसकी प्रामाणिकता मिलती है। और इसी क्रम में ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बहुत से रोचक तथ्य हैं जो कि एक अनसुलझे हैं, जिसको अभी तक समझा नहीं जा सका है। तो ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके बाद आप देखिए बिग बैंग के बाद जो गैलेक्सी का निर्माण हुआ, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और एक चीज में मैं आपको बता दूं कि देखिए भूगोल को आप पढ़ें, क्योंकि भूगोल को पढ़ने से ही हमारे जीवन की उत्पत्ति का पता चलेगा कि हमारा जीवन कैसे आया, कहाँ आया, कब आया, क्यों आया। तो भूगोल को आप कृपया पढ़ें और इसको समझने का प्रयास करें। बाकी मैं हूँ और मैं कुछ हद तक आप लोगों को अगर मदद कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। और इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब कृपया करें। और आज के बारे में भी, आज के कक्षा के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके साथ ही आज के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।